पाकिस्तान व बांग्लादेश जब नेहरू लियाकत समझौते को कचरे के डिब्बे में फेंक चुके हैं तो भारत को भी सिंधु जल संधि को क्यों ढोना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि विश्व के समस्त हिंदुओं को भारत का स्वाभाविक नागरिक माना जाए। सब जगह से ठुके पिटे और प्रताड़ित हिंदू भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। भारत हजारों सालों से दुनिया भर के प्रताड़ित लोगों की शरण स्थली रहा है, तो आज प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण क्यों नहीं मिलनी चाहिए। समीर वानखेड़े अब एक व्यक्ति नहीं है, वे एक मानदंड बन चुके हैं, एक प्रतिमान बन चुके हैं। बहुत से अफसर अब इस मानदंड पर, इस प्रतिमान पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। अभी तो एक समीर वानखेड़े से इतनी परेशानी है, जब सैकड़ों हजारों ऐसे हो जाएंगे तब क्या होगा। नमस्कार मित्रों, इस समय भारत और दुनिया में ऐसा बहुत कुछ घट रहा है जिसके कारण हमारा उद्वेलित व खिन्न होना स्वाभाविक है। हालांकि अभी भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा बहुत समय तक नहीं चलने वाला है और अंत में विजय धर्म की होनी है। इस पर कुछ वीडियोस में बना चुका हूं, उसी श्रृंखला में इसे भी समझ लीजिए। एक ताजा उदाहरण टर्की का है, जो अब ग्रे लिस्ट में आ चुका है। टर्की के ऊपर खून के बहुत छींटे हैं। मानवता के विरुद्ध बहुत अपराध किए हैं इसने। कभी यह देश द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, तब यह अफ्रीका से लेकर पूर्वी यूरोप और लगभग संपूर्ण अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ था। तब इसने बाल्कन प्रायद्वीप के गैर मुस्लिमों का थोक में रक्त बहाया, नरसंहार किया उनका। 1920 के दशक के आरंभ में मुस्तफा कमाल पाशा नाम के एक व्यक्ति ने टर्की के खलीफा को हटाकर इसे एक धर्मनिरपेक्ष और यूरोप जैसा एक आधुनिक राष्ट्र बना दिया। इसके बाद टर्की की उन्नति शुरू हो गई, लेकिन जैसे पानी हमेशा ढाल की ओर बहता है, वैसे ही टर्की भी अंत में धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ गया। अब यह देश ग्रे लिस्ट में आ चुका है, अर्थात दूसरा पाकिस्तान बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। समय बदल चुका है, समय बदल चुका है। मित्रों, पाकिस्तान ने भी मानवता पर बहुत जुल्म किए हैं, बहुत अत्याचार किए हैं और आज भी कर रहा है। देख लीजिए उसका क्या हाल है। दुर्भाग्य का प्रेत उसके पीछे लग चुका है। यह देश भीतर ही भीतर नष्ट हो रहा है और नष्ट करने वाली शक्ति है उसके कर्म। कुछ लोग कहेंगे इमरान खान की गलतियों की वजह से या शासकों की गलतियों की वजह से पाकिस्तान की जनता कष्ट उठा रही है। जी नहीं, इमरान खान पाकिस्तान की जनता का ही उपज है। पाकिस्तान के शासक, वहां की सेना, वहां के सत्ता प्रतिष्ठान, इन सब की शक्ति का स्रोत वहां की जनता ही है। वहां गैर मुस्लिमों पर जो दिन रात अत्याचार हो रहे हैं, वे किसके द्वारा किए जा रहे हैं। अवश्य ही इन अत्याचारों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी लोग ही हैं। अफगानिस्तान को भी ऐसे ही समझ लीजिए। बांग्लादेश भी शुरू में कुछ अच्छा चला, कम से कम 1972 से 75 के बीच, लेकिन अंततः उसने भी गलत रास्ता पकड़ ही लिया। इतने आंसुओं का बोझ उठाकर, इतने रक्त के छींटे लेकर यह बहुत दूर तक नहीं चल सकता। मैं नहीं जानता कि अंततः इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन जानता हूं कि ब्रह्मांड ने इसके लिए कुछ न कुछ अवश्य निर्धारित कर रखा है। नियति के चक्र से यह भी बच नहीं सकता। और हां, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल देने का समय आ चुका है। हम जहरीले सांपों को और पालने के लिए तैयार नहीं है। और हां, नेहरू लियाकत समझौता जो 1950 में हुआ था, वह अभी निरस्त नहीं हुआ है और यह समझौता बांग्लादेश पर भी बाध्यकारी है। यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है,
तो भारत भी अब इससे नहीं बंधा हुआ है। मैं नहीं कहता कि भारत में अल्पसंख्यक उत्पीड़न हो, लेकिन अल्पसंख्यकवाद के नाम पर बहुसंख्यक उत्पीड़न और बहुसंख्यकों की कीमत पर अल्पसंख्यकों का पोषण ये ठीक नहीं है। अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय होनी चाहिए। देश तोड़ने वाले अल्पसंख्यक, दंगे करने वाले अल्पसंख्यक, धर्म के नाम पर पहचान कर हत्याएं करने वाले अल्पसंख्यक, अपनी आबादी बढ़ाकर सत्ता पर अधिकार करने की मंशा रखने वाले अल्पसंख्यक, भारत की प्राचीन संस्कृति को मिटाकर अपनी संस्कृति थोपने की मंशा रखने वाले अल्पसंख्यक, ऐसे अल्पसंख्यकों से डर लगता है। और हाँ, पाकिस्तान व बांग्लादेश जब भारत के साथ की गई संधियों को महत्व नहीं देते, तो भारत भी सिंधु जल संधि से नहीं बंधा हुआ है। हमें टिट फॉर टैट की नीति अपनानी चाहिए। दुष्टों के साथ सद्व्यवहार करने से संसार में दुष्टता को प्रोत्साहन मिलता है। शेख हसीना यदि मजबूर हैं, उनका प्रशासनिक तंत्र यदि उनका साथ नहीं दे रहा है, तो क्यों नहीं भारत से सहायता की अपील करती वे? क्यों नहीं भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने देश वापस बुलाती? यदि ऐसा करें वे, तो हम मानेंगे कि उनकी कथनी व करनी में अंतर नहीं है। एक अधिकारी ने बांग्लादेश की घटना को छोटी मोटी घटना कहा है। दुख होता है। इतनी संवेदनहीनता, इतनी हत्याओं, लूट, बलात्कार, आगजनी और धर्मस्थलों के नष्ट होने की घटनाओं को आप छोटी मोटी घटना कहेंगे? बांग्लादेश के इस घटनाक्रम को पकड़कर मैं ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि विश्व के समस्त हिंदुओं को भारत का स्वाभाविक नागरिक माना जाए। यह भारत की जिम्मेदारी है। सब जगह से ठुके पिटे और प्रताड़ित हिंदू भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं, और कम से कम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति तो यह जिम्मेदारी और भी अधिक है, क्योंकि कभी वे भारत के ही नागरिक हुआ करते थे और बिना उनकी इच्छा के उन्हें अलग कर दिया गया और विदेशी बना दिया गया। सुन ले दुनिया, हिंदू अब दुनिया भर में कहीं के भी हिंदुओं के उत्पीड़न पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। वे आवाज उठाएंगे। वह समय व्यतीत हो गया जब हिंदू चुप रहते थे। आर्यन खान के मामले में कहना चाहता हूं कि इस केस में ऊपर से उसका अपराध उतना बड़ा नहीं दिखता, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन जिसे ब्रह्मांड जानता है। आर्यन के पिता शाहरुख खान के बारे में हम बहुत कुछ सुनते आए हैं। यह दंड आर्यन को मिलता दिख रहा है, लेकिन वास्तव में यह शाहरुख खान को मिल रहा है। उन्होंने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की हैं, उन्हें अधिक अच्छे से या तो वे स्वयं जानते हैं या ब्रह्मांड जानता है। आर्यन की मां गौरी खान भी दुख उठा रही हैं, तो अपने पति को गलतियां करने से उन्होंने क्यों नहीं रोका? वे तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी भारतीय महिला थी। उन मूल्यों को कैसे भूल गई? उनका नाम गौरी है। क्या खान लग जाने से गौरी लुप्त हो गई? टोनी अशाई और रेहान सिद्दीकी के साथ उनके भी बिजनेस लिंक की चर्चा आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी। मैं ऐसे दावों की पुष्टि या खंडन नहीं करता। बेहतर या तो वे स्वयं जानती हैं या ब्रह्मांड जानता है। अनन्या पांडे और चंकी पांडे के मामले को भी समझना आवश्यक है। ये ऊंचे लोग किस तरह के संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या बड़े बनने का यह मतलब है? अरे, वृक्ष जितना ऊंचा उठता है उतना ही उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊंचे उठने के साथ अपनी जड़ों से कटते चले जाते हैं। आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मित्रों, समीर वानखेड़े अब एक व्यक्ति नहीं है, एक प्रतिमान बन चुके हैं। बहुत से अफसर अब इस प्रतिमान पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे।
अभी तो एक समीर वानखेड़े से इतनी परेशानी है, जब सैकड़ों हजारों ऐसे हो जाएंगे तब क्या होगा। ये भी जान लीजिए दोस्तों, ब्रह्मांड का कानून मनुष्यों के कानून से भिन्न होता है। बहुत से ऐसे काम जो मनुष्यों के कानून में अपराध होते हैं, ब्रह्मांड के कानून में नहीं होते, और इसके विपरीत बहुत से ऐसे काम जो मनुष्यों के कानून में अपराध नहीं होते लेकिन ब्रह्मांड के कानून में होते हैं। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से धर्म आधारित है, लेकिन इस समय अपसंस्कृति की जो एक आंधी चल रही है, वह कानून की नजर में भले ही गलत न हो, लेकिन ब्रह्मांड इससे विचलित हो रहा है। दुष्चरित्रता उसे पसंद नहीं है, इसके बजाय वह चारित्रिक शुचिता चाहता है कि स्त्री पुरुष वैवाहिक बंधन में बंधकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। स्वच्छंद यौनाचार उसे पसंद नहीं है। इसी तरह और भी ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जो ब्रह्मांड को पसंद नहीं आ रही हैं। मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग खाने पीने की चीजों में क्या क्या तो मिला रहे हैं, तो कुछ है कि थूक मिलाकर ही काम चला रहे हैं। कुछ लोग भारत माँ के साथ विश्वासघात करने में लगे हुए हैं, तो कुछ देश को खंड खंड करने के सपने देख रहे हैं। ये लोग अब सावधान हो जाएं। समय बदल गया है। और हाँ, ब्रह्मांड के कानून में क्षमा का भी विधान है। यही कारण है कि दुनिया इतने पापों के बाद भी चलती रहती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। यह सीमा जब टूटती है तो आप समझ जाइए। इस समय ड्रग माफिया में भी भारी घबराहट है। वास्तव में ड्रग वाले लोगों की ईश्वर से सीधी लड़ाई है। डायरेक्ट फाइट उनकी परमात्मा से है। समीर वानखेड़े ईश्वर के ही एक सेनानी हैं। ऐसे सेनानी और भी आएंगे। अफगानिस्तान व पाकिस्तान की विपदाओं का एक बड़ा कारण यह ड्रग कारोबार भी है। जो लोग भी इस कारोबार में संलग्न हैं, वे ब्रह्मांड के सीधे निशाने पर हैं। जी हाँ मित्रों, यह जो इबारत है, यह वास्तव में ब्रह्मांड में लिखी जा रही है। धरती पर तो यह परिलक्षित हो रही है। मित्रों, बातें तो बहुत करनी है, लेकिन फिर मिलते हैं। नमस्कार।